नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। पूर्व के वीडियो में हमने उदारवाद की विकास यात्रा के बारे में बात की थी कि उदारवाद को किन किन परिस्थितियों ने बढ़ाया, किन किन परिस्थितियों ने उसके उदय में योगदान दिया। उदारवाद के रूप हमने देखे कि दो प्रकार का उदारवाद है, नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद, जिसे परंपरागत और राज्य के लोक कल्याणकारी सिद्धांत के रूप में हमने देखा। अब हम बात करते हैं उदारवाद के मूल सिद्धांत या उसकी लक्षण विशेषताओं की। हमने अब तक के विवेचन में एक चीज़ ये पाई कि उदारवाद जो एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है और ना ही इसका संबंध किसी एक विशेष युग से हम जोड़ सकते हैं। उदारवाद तो युगों युगों से चली आ रही विचारधारा है और युग और परिस्थितियों के अनुसार ये विचारधारा अपने आप को परिवर्तित भी करती चली गई। जैसे हम देखें तो प्रारंभिक उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक था, तो आज आधुनिक उदारवाद लोक कल्याण को महत्व देता है। इस आधार पर हम उदारवाद की निम्न विशेषताओं को देख सकते हैं। उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि ये सार्वजनिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। यह सब जन सुखाय और सब जन हिताय की भावना के आधार पर कार्य करता है, अर्थात यह संपूर्ण समाज का भला चाहता है। इसकी दूसरी विशेषता हम देखें तो उदारवाद जो है नागरिक स्वतंत्रता का पोषक है। यह मानता है कि नागरिकों को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि ये मानवीय विवेक में विश्वास करता है, अर्थात बुद्धि और विवेक का समर्थक है। उदारवादियों का मानना है कि जितने भी सिद्धांत है वो बुद्धि और विवेक का ही परिणाम है, न कि किसी अंधविश्वास का। उदारवाद की चौथी विशेषता हम देखें तो वह है कि यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का समर्थक है, व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। यद्यपि इसकी यह मानना है कि व्यक्ति जो है राज्य में रहकर ही अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगली विशेषता है जो उदारवाद की, वह है यह सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना का समर्थक है। उदारवाद का मानना है कि जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, वह क्रांति के माध्यम से नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से एक निश्चित अवधि के दौरान परिवर्तन जो होते हैं वह स्वतः आ जाते हैं। उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थक है तथा वह ये मानता है कि राज्य को आवश्यक कर ही लगानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने और उसे खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण और हस्तक्षेप करना चाहिए। उदारवाद की अगली जो विशेषता है वो है कि यह समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा पर बल देता है। जैसे मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति के माध्यम को आवश्यक मानता है, लेकिन उदारवाद ये कहता है कि संवैधानिक उपायों के द्वारा धीरे धीरे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है और जिससे संपूर्ण समाज के लोगों का भला व कल्याण होता है। उदारवाद की अगली विशेषता हम देखें तो उदारवाद जो है प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं को नहीं मानता। वह इस सिद्धांत पर बल देता है कि प्रगति और विकास के लिए अगर हमें परंपराओं का विरोध भी करना पड़े तो किया जाना चाहिए, अर्थात हमें उन्हें छोड़ भी देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि उदारवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिक को आवश्यक मानता है और इसी कारण प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में भी विश्वास करता है। लॉक ने, जो प्रमुख उदारवादी विचारक रहे, जॉन लॉक ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताया है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। उदारवाद जो है सरकार का निर्माण और विघटन करने का अधिकार जनता को देता है, अर्थात वह व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करता है। उदारवादी विचारधारा
लोकतंत्र को अपने सिद्धांतों का आधार बनाती है तथा अन्य प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र को उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के अधिकार व स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहती है। उदारवाद की अगली विशेषता यह है कि यह आधुनिक काल में राज्य के उचित हस्तक्षेप को स्वीकार करता है, अर्थात यह मानता है कि लोक कल्याण सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से अगर राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो वह सही है। उदारवाद की सबसे प्रमुख विशेषता हम देखें तो वह है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देना, अर्थात ये वेलफेयर स्टेट जो वर्तमान में हम राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को देखते हैं उस अवधारणा पर बल देता है। उदारवाद राज्य को कार्यक्षेत्र को इस आधार पर ही विस्तृत करने की व्याख्या करता है। उदारवाद की अगली विशेषता यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह समर्थक है, अर्थात धर्म के संबंध में व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण और विश्वास के आधार पर अपना सकता है। इसका मानना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए और ना ही व्यक्ति को धार्मिक बंधनों में जकड़ा जाना चाहिए। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीयता की भावना अर्थात विश्व बंधुत्व वैश्वीकरण की बात पर बल देता है। उदारवाद का मानना है कि पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और सभी राष्ट्रों को उन्नति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार उदारवादी जो विचारधारा है वे व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार करती है। अब हम देखें उदारवाद की आलोचना। उदारवाद की आलोचना विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर की है। सबसे पहले जो आलोचना का कारण रहा वह यह है कि उदारवाद जो है राज्यों को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, लेकिन यह अवधारणा वास्तविक नहीं है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन को न सुरक्षित करता है बल्कि राज्य में ही व्यक्ति के जीवन का उच्चतम विकास होता है, अर्थात राज्य का उद्देश्य ही मानव का कल्याण करना है। दूसरा आधार आलोचना का यह है कि उदारवादियों ने माना कि राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा, लेकिन वास्तव में हम देखें तो यह है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करके उसका पोषण करते हैं, उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। उदारवाद खुली अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसके कारण विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जो संधि और समझौते किए जाते हैं उसमें विकसित देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते रहते हैं। उदारवाद जो है उसकी आलोचना इस आधार पर भी की गई कि उदारवादी विचारधारा पूंजीवाद का समर्थन करती है तथा पूंजीवादी संकट अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए यह राज्य के हस्तक्षेप को भी स्वीकार करती है। उदारवाद का समानता के बारे में भी स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। वह मानता है कि निजी संपत्ति को समाप्त करके ही आर्थिक जो समानता है वह लाई जा सकती है। उदारवाद सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। उसका मानना है कि क्रमिक विकास के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव है, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो इस वर्ग विभाजित समाज में परिवर्तन जो है क्रांति के द्वारा ही किया जाता है। इन उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी इस जो विचारधारा है इसका अपना एक महत्व है, क्योंकि उदारवाद ने ही पहली बार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र आदि के जबरदस्त नारों से ही
विभिन्न देशों में महान क्रांतियाँ संपन्न कराई। यह व्यवस्था यह मानती है कि राज्य जो है व्यक्ति द्वारा निर्मित है तथा व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए भी राज्य है। उदारवाद ने ओपन सोसाइटी अर्थात खुले समाज की सिद्धांत पर भी बल दिया, जिससे स्वतंत्र व्यापार, प्रतियोगिता, स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च बनाया जा सके। उदारवाद ने हमेशा व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना, लेकिन राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को भी समर्थन किया। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद एक प्रगतिशील और रचनात्मक विचारधारा है जो वर्तमान में लोकतांत्रिक समाजवाद और कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है।